नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द मैग्निफिसेंट ब्रेन में। और आज से हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम जीके जीएस के 10 प्रश्नों को प्रतिदिन देखेंगे और अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे और सीखेंगे। तो इस कड़ी के प्रथम दिन हम प्रथम 10 प्रश्नों को आज सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस कड़ी का पहला सवाल है कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? इसका ऑप्शन पहला है यूनानी, दूसरा है लैटिन, तीसरा है अंग्रेजी, चौथा है हिंदी। तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द से हुई है। यूनानी शब्द से ही इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। यूनानी शब्द को ग्रीक शब्द भी कहा जाता है, ग्रीक भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। चलिए दूसरा प्रश्न है, जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे क्या कहा जाता है? जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाता है? तो लिखित विवरण उपलब्ध किस काल में होता है? इसके लिए पहला ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है ऐतिहासिक काल, तीसरा है प्राचीन काल, चौथा है मध्यकाल। तो जिस काल का लिखित विवरण उपलब्ध होता है उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल में हम लिखित विवरण का साक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर दूसरा है। चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तीसरा प्रश्न है, तो आज की इस तीसरे प्रश्न है, अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? अशोक ने अपने अभिलेख किस लिपि में खुदवाए? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, दूसरा है ब्राह्मी लिपि, तीसरा है फारसी लिपि, चौथा है रोमन लिपि। अशोक ने अपने अभिलेख ब्राह्मी लिपि में खुदवाए थे। इसका सही उत्तर दूसरा है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। चलिए तीसरे क्वेश्चन के बाद हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? ऑप्शन ए है C14 पद्धति, बी है ताप संदीप्त विधि, सी है पोटेशियम आर्गन विधि, डी है स्टोर हैमर विधि। तो इसका सही आंसर है कि मिट्टी के बर्तन की प्राचीनता का निर्धारण हम कार्बन 14 पद्धति C14 पद्धति है, इसी को कार्बन डेटिंग पद्धति भी कहा जाता है। इसी के माध्यम से हम मिट्टी के बर्तन के प्राचीनता का निर्धारण करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है इसको देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2 कालखंडों में, बी है 3 कालखंडों में, सी है 4 कालखंडों में, डी है 5 कालखंडों में। तो भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। 3 कालखंडों में से पहले कालखंड को प्राचीन काल का इतिहास, दूसरे कालखंड को मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरे कालखंड को आधुनिक भारत का इतिहास के रूप में जानते हैं हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, हस्तलिखित पुस्तकों अथवा सामग्रियों को क्या कहा जाता है? हस्तलिखित पुस्तकों अथवा सामग्रियों को क्या कहा जाता है? हाथ से लिखी हुई पुस्तक या सामग्री को हम क्या कहते हैं? उसे ग्रंथ कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं, मेनू स्क्रिप्ट कहते हैं, या बी और सी दोनों यानी पांडुलिपि और मेनू स्क्रिप्ट दोनों कहते हैं? तो इसका सही आंसर डी है, पांडुलिपि और मेनू स्क्रिप्ट दोनों कहा जाता है। हिंदी में हस्तलिखित सामग्री को पांडुलिपि कहा जाता है और अंग्रेजी में हस्तलिखित सामग्री को मेनू स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो इसका सही आंसर डी है, डी दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि खुदा बख्श
लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी है पटना, सी है कोलकाता, डी है मुंबई। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है। पटना इसका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी पुरातत्वविद डेविड ब्रेनार्ड स्पूनर को पटना के किस स्थान पर खुदाई के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ तथा सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए? पटना के किस स्थान पर खुदाई के दौरान डेविड बेर्नार्ड स्पूनर को और चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ तथा सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए? ऑप्शन ए है पालीगंज, बी है कुम्हरार, सी है भरतपुरा, डी है बुलंदी बाग। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुम्हरार में ही चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ तथा सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ है? ऑप्शन ए है छपरा, बी है लालगंज, सी है भरतपुरा, डी है आजमगढ़। गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय भरतपुरा में है। इसका सही आंसर सी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे स्थान जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 8000 वर्ष पूर्व महिला और पुरुषों ने गेहूं और जौ के फसल को उपजाना प्रारंभ किया था? यानी गेहूं और जौ के फसल के उपजाने का साक्ष्य सर्वप्रथम कहां से प्राप्त होता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखते हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास। दूसरा ऑप्शन है विंध्य पहाड़ियों के आसपास। तीसरा है सिंधु नदी के आसपास। चौथा है गोदावरी नदी के आसपास। तो इसका सही आंसर है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास गेहूं तथा जौ के फसल को उपजाना प्रारंभ किया गया था। सही ऑप्शन ए है। और इसी के साथ आज का हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं और इसी तरह आगे भी हमसे जुड़े रहें और रोज नए नए 10 प्रश्नों को हम लोग सीखते जाएंगे। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।